अगर हमें किसी चीज को समझना है तो अगर हम उसको ब्रॉडर वे से समझना शुरू करें, अपनी रिसर्च ब्रॉडर वे से शुरू करें और आखिरी में फनल बनाते बनाते हम नीचे तक आए, यानी अपने एनालिसिस को बिल्कुल एग्जीक्यूट जब करने पे आए, बिल्कुल फनल की तरह आखिरी में आए, तो हमारे पास बिल्कुल सही रिसर्च होगी। इंस्टेड अगर हम उल्टा करें तो ठीक से हम अपने रिसर्च करने रहे। इसीलिए आज के दिन जो हम रिसर्च करेंगे, जो बात करेंगे, वो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। पहले हम होल एज इंश्योरेंस को समझने की कुछ कोशिश करेंगे, पब्लिक प्राइवेट कितने टाइप से इंश्योरेंस होते हैं, उसके बाद उन प्लेयर के ऊपर कौन से लिस्टेड है और किस तरह से उनमें आने वाले टाइम में पोटेंशियल दिख सकता है। तो सीधा चलते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को पहले समझते हैं। आप यहां पे क्लियरली एक चीज देख पाओगे, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया में, एज ऑफ नाउ की बात करें, अभी इंडिया में लगभग 57 इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, आप यहां समझ गए 57 टोटल है। उनमें से अगर आप देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर होता है, फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस होता है, फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, व्हीकल, यानी इंश्योरेंस सेक्टर काफी बड़ा है। हमने सिर्फ एक को बोल दिया इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें से 57 टोटल है। अब उसमें से 24 की अगर बात करें, 24 आर इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। 57 में से 24 लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में, वाइल 33 की बात करें नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। तो आप समझ गए, अगर आप इन 33 प्लस 24 करोगे आपको 57 निकल के आ जाएगा। यहां तक हम समझ गए लाइफ इंश्योरेंस, और दो डिवाइड में हमने इसको भाग दो डिवाइड कर लिया हमने। उसके बात करें अमंग द, इन सब में अगर बात करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा लीड कौन करता है? लाइफ LIC की बात करें, यानी सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस में किसके पास क्लाइंट है, मार्केट शेयर है, कौन लीडर है एज ऑफ नाउ? LIC इन द पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां तक हमें कुछ समझ में आ गया। ब्रॉडर में कितनी कंपनीज हैं और उनमें से लाइफ इंश्योरेंस में कितने काम करते हैं, कौन नॉन लाइफ में काम करते हैं, उनमें से लाइफ में कौन लीडर है, ये हम समझ गए। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इस इंडस्ट्री को, अब हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हमने ओवरऑल समझा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट ए CAGR ऑफ 5.3% बिटवीन 9 to 23 की बात कर रहे हैं हम, यानी कि किस तरह से यहां से बढ़ सकता है, ये एक्सपेक्टेशन यहां पे आ रही है। और वहीं और बात करें, थोड़ा सा और समझ लें तो ये इसकी आने वाली ग्रोथ यहां पे दिखाया जा रहा है। इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वाज कितना है, आप ये देखोगे 3.676% इन 2020। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको मैं बताऊं इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया के, उसके बाद सिर्फ इंश्योरेंस, ओवरऑल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, उसकी जो पेनिट्रेशन है, कितने परसेंटेज लोगों ने कर रखा है, ये आप अगर इस तरह से समझें तो 3.76% है। अगर इसी चीज को आप बाकी ग्लोबल मार्केट यानी डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करोगे तो ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका जो पेनिट्रेशन है वो 12, 7, 10, 11 यहां तक है। यानी इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो हम अभी भी अंडर वैल्यूड है, मतलब बहुत सारे लोगों को अभी इंश्योरेंस कराना है। आप भी अगर अपने आसपास 10 लोगों से पूछेंगे ना क्या आपके पास ये चीजें हैं, इंश्योरेंस करा रखा है हर एक चीज का, तो बहुत सारे आंसर हमें ना मिल जाते हैं। तभी ये सेक्टर क्या है, लॉन्ग रन के लिए काफी अच्छा हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी पोटेंशियल हमें आते हुए दिख रही है। ये हमने ओवरऑल देखा कि जो पेनिट्रेशन है अभी 3.76 के आसपास है, लेकिन वही लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें वो और भी कम है, 2.82% लोग ही वहीं तक है। लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें 0.94, यानी कि और भी कम है। यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये इंडस्ट्री अभी तक ज्यादा ग्रो हुई ही नहीं है। इस इंडस्ट्री को बहुत दूर जाना है। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो ग्रो हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। हमारे सेक्टर की अगर बात करें, हमारे सेक्टर वाइज भी अगर हम एनालिसिस शुरू करें तो एक इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जिसको बहुत दूर जाना है यहां से। यह आपको कुछ डेटा आता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि इनका कैसा रोल प्ले हो रहा है या फिर ये कैसा काम करे इंश्योरेंस सेक्टर में, दोनों इंश्योरेंस में दोनों भी है, लाइफ इंश्योरेंस में भी और नॉन लाइफ में भी। तो सबसे पहले इनके मार्केट शेयर की बात करें किस तरह से बढ़ रहा है। जो इनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है 47.97% से 19 में था, वो अभी 48.03 है। ये 2020 का डेटा है, यानी अभी तक ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये हमने देखा प्राइवेट प्लेयर का जो मार्केट शेयर है। किस चीज की हम बात करें, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि प्राइवेट प्लेयर का जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हमने एक चीज समझ में आ गया। वहीं प्राइवेट प्लेयर का ही लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें, इस सेगमेंट के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, वहां इनका मार्केट शेयर जो निकल के आ रहा है वो 33.78 के आसपास है एज ऑफ नाउ। और बाकी किसके पास है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, सारा का सारा LIC के पास। यानी एज ऑफ नाउ प्राइवेट के पास जितने भी प्लेयर हैं उन सबका मिलाकर 33% के आसपास प्राइवेट प्लेयर के पास है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जितना भी है, और बाकी सारा LIC के पास है।
इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी सेगमेंट में अगर हम काम करें, गवर्नमेंट का कैसा इनिशिएटिव है। कहीं गवर्नमेंट अपोजिट तो उसके काम नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट के साथ कंपनी काम करती है तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है उस कंपनी को। तो यहाँ पर कुछ क्या है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि उनमें से अगर एक की हम बात करें, एफडीआई, जो पहले इस यूनियन बजट की, अगर यूनियन बजट की बात करें, यूनियन बजट 2021, एफडीआई जो इंश्योरेंस सेक्टर में था वो 49 के आसपास था, अभी वो 74 हो चुका है, जिसका फायदा इन कंपनीज को होने वाला है और डेफिनेटली हो रहा है। इससे कैसे, पहले पैसा ये समझ लीजिए, आप 100 रुपए की अगर बात करो, 100 में से इस सेक्टर में आप 49 ही रुपया डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडीआई कोई भी अगर बाहर का आदमी है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इस चीज की वजह से एफडीआई आएगा तो चीजें और भी यहां से इन कंपनीज के लिए, सेक्टर के लिए अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव यहां से आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, इन फरवरी की ही बात करें 2021 में, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था या फिर कुछ इन्फ्यूज किया था, 3000 करोड़ रुपए और भी इसमें डाले थे। क्यों इन्फ्यूज किया था, इनटू, और कहां, इनटू द स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनमें डाला, इन्फ्यूज किया था। किस चीज के लिए, टू इंप्रूव द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी। तो आप यहां समझ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है। दूसरा इतना ही नहीं, और भी आप समझ लिए, अंडर यूनियन बजट 2021 इसके बात करें, फंड ऑफ 16,000 करोड़ यानी 16,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड। किस चीज के लिए, कहां गया, फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए। तो आप समझ सकते हो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, मतलब लाइफ नहीं, जनरल है, हेल्थ है, एंड उसके बाद आप यहाँ क्रॉप है, यानी कि बहुत सारी हैं। तो उसके लिए हर सेगमेंट के अंदर धीरे 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 करके काम करे, गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ये सब के बाद आगे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का तो हमने यहाँ तक, द फ्यूचर लुक्स प्रॉमिसिंग इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो आप यहाँ से समझ सकते हो वाइल, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, जब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बड़ा हुआ है, जब एफडीआई आ चुका है, और उसके बाद अब चीजें काफी सारी डिजिटलाइजेशन भी हो रही हैं, वहां पर भी किस लोग थोड़ा समझ रहे हैं। इस कोविड के बाद लोगों को थोड़ा सा इंश्योरेंस की तरफ लोग ज्यादा ध्यान देने लगे। एक डेटा ये भी बता रहा है कि इंश्योरेंस भी लाइफ को इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये चीजें बढ़ते हुए आपको आगे आने वाले टाइम में दिख सकती हैं। अब वो किस तरह से बढ़ेंगी, कितना बढ़ेंगे, वो एक डेटा आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 14 to 15% एनुअली फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर। ये आपको डेटा बता रहा है, क्योंकि लोगों को जो ये कोविड का जो ये महामारी ये आई है, जिस तरह से हुआ है, लोगों को कुछ तरह से इसमें या फिर हमें समझ में आने लगे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कराना चाहिए। इससे पहले लोग इसको, इस सेगमेंट को, इस चीज को इग्नोर करते थे। ये एक डेटा बढ़ते हुए दिखा रहा है, तो वो डेटा के हिसाब से आपको चीजें यहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सेगमेंट बढ़ेगा, सेक्टर बढ़ेगा, तो वो शेयर भी बढ़ेंगे। और लिस्टेड की बात करें, एज ऑफ नाउ से ये 3 लिस्टेड है, और भी 1-2 हैं अगर बात करें तो, लेकिन जो मेजोरिटी या फिर बड़े प्लेयर की बात करें, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ की बात करें, मार्केट शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सी कंपनी बड़ी है, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि एचडीएफसी का जो है 13,49,000, इट्स नॉट 13 लाख, 1,34,946 का इसको करोड़ का मार्केट शेयर है, यानी कि सबसे ज्यादा इसी का है इन सेगमेंट में अगर बात करें। उसके बाद है एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस का, जो निकल के आ रहा है 9,000 यानी 96,921 करोड़, यानी कि सेकंड नंबर पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें एसबीआई है, और उसके बाद 77,823 यानी आईसीआईसी प्रूडेंशियल की है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो वन रैंकिंग की बात करें, एचडीएफसी को पहला रैंक, एसबीआई को दूसरा, थर्ड रैंक जो आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल को आता है। एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। वही इन तीनों कंपनियों ने किस तरह से परफॉर्म करके दिखाया है। रिटर्न की अगर बात करें तो आप यहां पे देख पाओगे, जो एचडीएफसी ने और एसबीआई और उन्होंने बात की एक साल में कैसा रिटर्न दिया है, तो 32 के आसपास एचडीएफसी लाइफ ने रिटर्न दिया है, एसबीआई लाइफ ने दिया 30 के आसपास, दोनों आसपास ही है। लेकिन आईसीआईसी प्रूडेंशियल में काफी अच्छा एक रनअप आ चुका है, 53 के आसपास के रनअप आ चुका है। अगर आप यहाँ चार्ट पर भी देखोगे, जो येलो लाइन है ये आईसीआईसी की लाइन है, यानी कि ये टॉप पर है इस टाइम और ये लोग बिल्कुल बॉटम पे है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में ये इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये नीचे आ जाए और ये चीज ऊपर आ जाए, बाकी चीजें सेम हो सकता है, क्योंकि वो रनअप कर चुका और ये रनअप करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ, लेकिन जो डेटा है एज ऑफ नाउ, वो डेटा आपके सामने है।
तो ऐसे में हम सारे के सारे जितने भी हैं तीनों की बात तो नहीं करेंगे, हमने सेक्टर को तो देख लिया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देख लिया, हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ के बारे में, क्योंकि एसबीआई लाइफ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। यहां एचडीएफसी की बात करें तो नेट सेल इनकी इस साल बढ़ी हुई है 5.56 के 59 के आसपास। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें जो मार्च 2020 से, अगर जो मार्च 2020 में था 311 और अभी निकल के आया है 319 के आसपास, यानी 2.38 के आसपास की जंप हुई है। इबिटा की बात करें तो यहां भी आपको 9.07 के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और बाकी जो ईपीएस की बात करें 1.54 से 1.58 हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीजें यहां पे बढ़ते हुए आपको नजर आई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल यहां पे जंप नहीं है एज ऑफ नाउ। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ग्रोथ, किसी भी कंपनी किस तरह से कंपनी बढ़ रही है। 5 साल में 3 साल में कंपनी अच्छा परफॉर्म किया था और 1 साल में कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सेल्स की अगर बात करें आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे देखते हैं किस हिसाब से चीजें बदलती हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें आपको 5-3 साल में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 1 साल में आपको यहाँ पर भी एक डिप ही दिख रही है। उसके बाद आरओई बिल्कुल फिट बैठता है हमारे सारे के सारे पैरामीटर के ऊपर। वहीं बात करें आरओसी की, ये भी 20 से ऊपर है, जो कि एक शानदार है, इसे आप कहीं भी बुरा नहीं बोल सकते। और उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर के पास कितने शेयर होल्डिंग है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। 58 के आसपास है, मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, जो अच्छी बात है। एफआईएस की बात करें 25 से प्लस है, जो एक पॉजिटिव बात है। डीआईएस की बात करें 6.25 के आसपास है, यानी कि जो बड़े मनी है एफआईएस इस शेयर के ऊपर अभी भी बुलिश दिख रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह कंपनी के ऊपर कोई प्लेज नहीं है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। जानकारों के माने तो 63% इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश है। आपको क्या करना है, आपको अपनी रिसर्च खुद से करनी है। एंड वहीं बात करें इसके रिजल्ट के 2018 से लेकर 2020 तक के 21 तक का डेटा आपके सामने है। ये आपको बड़े बड़े बार रेवेन्यू दिख रहे हैं, ये रेवेन्यू किस तरह से बढ़े हुए हैं कंपनी का, एंड ये है प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं। तो प्रॉफिट आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है, प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। आपको यहां देखिए 1.18 से 1.136 आया है इस बार 21 में भी। हमने ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखा था, लेकिन 60 जो था वो पिछले जून में था और अभी होते 58, यानी 2% के आसपास जो प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को कम किया है। एंड डीआईएफआईएस की बात करें 23 से 25, यानी जो इन्होंने बेचा इन्होंने खरीद लिया गया, कुछ ऐसा दिखता हुआ दिख रहा है हमें। वहीं डीआईएस की बात करें तो 7.29 से 6.25 के आसपास है, इन्होंने जो है लगभग सेम ही रखा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अब ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किस तरह से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिया है। 3 साल में 35% का, 2 साल में 68% का, 1 साल में 39%, क्लोज टू 40% आप कह सकते हो। 6 महीने से कंपनी कोई बहुत बड़ा भागी नहीं है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अच्छे सेक्टर में, अच्छे शेयर में एक इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है अगर आप वैल्यू बायर हैं तो। बाकी आप यहां देख सकते हो वैल्यूएशन किस तरह से दिख रहा है। इंडस्ट्री पी है 82 के आसपास, ये आपको थोड़ा सा प्राइम वैल्यूएशन पर मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। 6 महीने से भागा नहीं है, उसके बाद भी आपको एक थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि 52 वीक हाई पर है, उसके बाद भी आपको थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। या फिर ऐसा लगता है जिस तरह से हमें एफएमसीजी को जितने भी सेक्टर के जो शेयर हैं वो प्रीमियम प्राइस पे मिलते हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलते हैं। ये आने वाले टाइम में ये सेक्टर के जो भी है या फिर जो भी इसके प्लेयर हैं वो भी हमें प्रीमियम प्राइस पर ही मिलेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस को आगे काफी इसमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है मेन इसका चार्ट, यानी चार्ट क्या बता रहा है। आप यहां पे देख पाओगे कि जो इतने सारे कैंडल बिल्कुल एक जगह पे जो कंसोलिडेट हो रहे हैं, ये है वन डे का कैंडल। लेकिन कितने दिनों से शेयर एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इसको नीचे आना होता है तो नीचे आ जाता है, बट यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और जो ऐसे में इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है। आप अगर मैं रफली एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक लाइन हो चुकी है। आप ये देखो, ये लोज हैं इसके, ये लोज हैं इसके और ये हाईज हैं इसके, यानी कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से इसमें मेरे को पॉजिटिविटी ज्यादा दिख रही है इंस्टेड ऑफ डाउन साइड के लिए। तो अब आपको क्या करना है, एक बार इसको अपने रडार पे जरूर रखना है। यहां से क्या हो सकता है, सबसे पहले इमीडिएट जो टारगेट दिख रहा है यहां से 700 का आते हुए दिख रहा है, बहुत ही जल्दी, कभी भी आ सकता है, वो कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है। 700 पहला टारगेट निकल के आ रहा है, उसके बाद इसको जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो समहाउ 725 से लेकर 720 के आसपास के आ रहे हैं। आपको क्लियरली यहां पे दिख सकता है, दिस वन इज द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड वन इज दिस वन समहाउ, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस हाई के आसपास है 750 के आसपास। देन वहां से हमें ये अपने अप ट्रेंड की जर्नी को शुरू कर सकता है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार शेयर है, बहुत ही शानदार ग्रुप को बिलोंग करता है। एचडीएफसी नाम ही काफी हो जाता है कई बार तो, लेकिन हमें नाम के साथ अटैचमेंट नहीं होना है। शेयर के फंडामेंटल अच्छे से देखने होते हैं, जो हमने देख लिए हैं चीजें, और सेक्टर को अच्छे से देखना होता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखने होते हैं, तभी हमें लॉन्ग रन में हमें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना होता है। तो यहां से चीजें पॉजिटिव ज्यादा दिख रही है। बाकी आपको क्या करना है, आपको एक बार जरूर अपने एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हमने काफी सारी बातें कर ली। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी।
अगर इन सब के बाद अगर आप हमारे प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको सीधा अकाउंट ओपन कर देना है और उसके बाद सीधा हमें एक छोटा सा मेल कर देना, सब कुछ लिखा है डिस्क्रिप्शन में क्या प्रोसेस है। उसके बाद आपको विदिन आपको 24 या 48 आवर के अंदर आपको प्राइवेट चैनल पर जोड़ दिया जाएगा, जहां हम कुछ अपने पर्सनल ट्रेड के साथ कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश भी करते हैं। अदरवाइज आप रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।